बलवंतपुर गांव, जिसमें सावन के महीने में हल्की बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी की खुशबू और गांव के पास बहती नदी बहुत अच्छी लग रही थी। गांव में कल रक्षाबंधन था। सभी बहनें गांव के बाजार से राखी और अपने भाइयों के लिए पकवान बनाने के लिए सामान खरीद रही थीं। उसी गांव में एक छोटा सा घर था, जिसमें एक 15 साल की लड़की लक्ष्मी और उसकी दादी रहती थीं। लक्ष्मी बेटा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या तुम कुछ खाने को पकवान नहीं बनाओगी? लक्ष्मी दुखी होकर बोली, दादी, मैं किसके लिए बनाऊं? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। सभी लड़कियां अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन मैं हर बार की तरह कमरे में ही बंद रहती हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। हे भगवान, आपने क्यों इस बच्ची का बचपन छीन लिया? लक्ष्मी एक बहुत अच्छी और साफ दिल वाली लड़की है। आपके अलावा इसका कोई नहीं है जो साथ दे सके। दादी के जाने पर लक्ष्मी बक्से के अंदर से एक पुरानी किताब निकालती है। उस किताब में एक पुरानी राखी रखी हुई थी। उस राखी को देखकर उसे कुछ पुराना याद आता है, जब उसने गांव के एक लड़के को राखी बांधना चाहा। लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? राखी भाइयों की कलाई पर बांधी जाती हैं, किसी पराये लड़के की कलाई पर नहीं। मेरी कलाई पर राखी बन चुकी है, अब तुम किसी और को देखो। इतना कहकर वो लड़का और उसके पास खड़े बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी से उसने उस राखी को इस किताब में रखा हुआ था। जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, उस दिन लक्ष्मी गांव से दूर जंगल में पंछियों को दाना डालने के लिए जा रही थी, और उसके पास डलियां थीं, जिसमें 2 लड्डू भी रखे हुए थे। इस साल वो घर में बंद रहना नहीं चाहती थीं। तभी जंगल में उसे कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या? ये भैया कौन है? इनकी कलाई से तो खून निकल रहा है। इनको तो बहुत चोट आई है। लक्ष्मी उसके पास जाती हैं और बैठ जाती हैं। अरे लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? भैया, आप खुद मुसीबत में हो और मुझे पूछ रहे हो? डर तो आपको लगना चाहिए। देखो कितना खून बह गया है। लक्ष्मी ने तुरंत अपने कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर उस युवक की कलाई पर बांध दिया और बोली, भैया, अब चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आप जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं पास में ही रहता हूँ। एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया, लेकिन तुम कौन हो और तुम जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा परिवार तुम पर नजर नहीं रख रहा? मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे परिवार में केवल मेरी बूढ़ी दादी है और कोई नहीं। मैं जंगल में पंछियों को दाना डालने के लिए आई थी। उस युवक को अपनी छोटी बहन उसमें दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थी। लक्ष्मी उसके बाद उन 2 लड्डू को उस युवक को सौंपकर गांव वापस चली जाती है। शाम हो जाती हैं। जंगल में कुछ लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं। वह युवक भी उसी जगह पर था। एक युवक, जिसका नाम हरी राम था, वो बोला, सरदार, तुम्हारे हाथ पर लाल पट्टी किसने बांधी? क्या आपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया? असल में वह युवक डाकुओं का सरदार था। सभी गांव उसके आगे कांपते थे। नहीं नहीं, ये पट्टी तो मेरी कलाई पर एक लक्ष्मी नाम की लड़की ने बांधी थी, क्योंकि मेरी कलाई से खून निकल रहा था। सरदार, क्या आपको पता है आज क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ मुझे, आज क्या है? सरदार, आज रक्षाबंधन है और आज ही उस लड़की ने आपकी कलाई पर पट्टी बांधी है और आपकी जान भी बचाई है। अब आप उस लड़की के बड़े भाई हुए और आपको उसे कुछ उपहार भी देना चाहिए था। अच्छा, ऐसी बात है। तुम सही बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है, उस लड़की में मुझे मेरी छोटी बहन दिखाई देती है, और आज से लक्ष्मी मेरी छोटी बहन है। और रही उपहार की बात, तो समय आने पर मैं उसे जरूर दूंगा। लक्ष्मी जब घर पहुंचती है तो वह देखती है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं।
सुन बुढ़िया, मेरी बात मान ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे अच्छी तरह जानती है। ठाकुर जी, तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? वैसे भी हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, केवल उस जमीन का ही सहारा है, और अगर तुम उसे भी ले लोगे तो हम कैसे जिएंगे? तुम बेसे भी बहुत जी चुकी हो बुढ़िया, अब और क्या देखोगी इस दुनिया में? तभी लक्ष्मी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ दादी? कौन है ये लोग और ये आपसे इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं? लक्ष्मी बेटा, तुम अंदर जाओ और चुप रहना। लक्ष्मी अंदर चली जाती है। देखो, अपनी नहीं तो अपनी पोती की चिंता तो करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दादी बेसहारा होकर केवल उनकी सुनती रहती हैं। लक्ष्मी भी ये सब सुन रही होती हैं। अच्छा ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठाकुर इतना बोलकर वहां से चला जाता है। वह सभी से बोलता है। कोई भी उन दोनों को नहीं अपनाएगा और न ही उनको कोई सामान देगा। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर लक्ष्मी पूछती है। दादी, वो लोग कौन थे? बेटी, वो बहुत बुरे लोग हैं। दोनों को अकेला देखकर वो हमारी जमीन को लेना चाहते हैं। लोगों की कमजोरियों को निशाना बना के उसने बहुत बुरे काम किए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। अगले दिन जब लक्ष्मी गांव के बाजार कुछ सामान लेने जाती है तो उससे बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। है लड़की, चल भाग यहाँ से, तुझे यहाँ पर कोई सामान नहीं मिलने वाला। लेकिन काका, आप मुझे सामान देने से मना क्यों कर रहे हैं? कौन काका? मैं तेरा काका नहीं हूँ। बेवजह रिश्ते मत जोड़ और जा यहाँ से। ये सुनकर उसकी आंखें भर आती है। उसकी सहेली भी उसके साथ खेलने से मना कर देती है। वह उदास चेहरा लेकर वापस घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? दादी, आप बोल रही हो कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन कुछ करते क्यों नहीं? आज मेरे साथ जो हुआ वो भी भगवान देख रहा है ना? आज किसी ने भी मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। दादी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। लक्ष्मी कुछ देर बाद बिना खाना खाए सो जाती है। लेकिन हरिराम ने ये सब देख लिया था। वह सरदार से बोलता है। सरदार, क्या आपको पता है, लक्ष्मी को गांव के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और ये सब वह उस ठाकुर के कहने पर कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है उस ठाकुर की मौत ये सब उससे करवा रही है। सरदार, मैंने सुना है वो ठाकुर ये सब उनकी जमीन को हथियाने के लिए कर रहा है। वह उनके अकेला होने का फायदा उठा रहा है। मुझे लगता है हरिराम कि अब लक्ष्मी को उसका उपहार देने का समय आ गया है और उस ठाकुर को अपने किए की सजा देने का भी। उधर रात के समय ठाकुर अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था। उस बुढ़िया के आगे पीछे कोई भी नहीं है और फिर भी वो मेरी बात नहीं मान रही। क्या उसको इस ठाकुर से डर नहीं लगता? ठाकुर अपने आदमी को बुलाता है। सुनो, मुझे लगता है वो बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुढ़िया बहुत ही हठी है। अब मुझे उससे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। लेकिन ठाकुर साहब, अगर गांव वालों ने इसका विरोध किया तो? किसकी हिम्मत है इस गांव में जो मेरा विरोध करे? ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बीच में आएगा। तुम देखते जाओ कल मैं कैसे उनको इस गांव से जबरदस्ती बाहर निकालता हूं। अगले दिन जब सुबह होती है तो ठाकुर वहां पर पहुंच जाता है। वो उस घर से जबरदस्ती सारा सामान बाहर फेंक देता है। बेटा, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जा यहाँ से। वो जमीन और ये घर भी आज से मेरा है। जाती हैं या नहीं, या धक्के मार के निकालना होगा। तभी ठाकुर का आदमी लक्ष्मी के पास जाता है, लेकिन तभी उसे कोई जोर से लात मारता है। वह दूर जाकर गिरता है। लक्ष्मी के पास काले कपड़े पहने कोई आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर तो ठाकुर भी थर थर कांपने लगता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है।
सभी बलवंत ठाकुर को देखकर चौंक गए। इस गांव का नाम भी उसी डाकू के नाम पर था। अरे बलवंत ठाकुर साहब, आप यहाँ पर? ठाकुर, तू ये क्या कर रहा है? तू इन बेसहारा माँ और इस छोटी सी बच्ची को गांव से बाहर निकालेगा। लक्ष्मी मेरी छोटी बहन है और तुमने इसको दुख पहुंचाकर तुम्हारी मौत को बुलावा दिया है। लेकिन सरकार, ये तुम्हारी बहन कैसे? एक भाई और बहन का रिश्ता जरूरी नहीं कि खून का हो, ये रिश्ता दिल का होता है। लक्ष्मी ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। बै अब से मेरी छोटी बहन है, जिसको तुमने बहुत परेशान किया है। नहीं बलवंत जी, मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तू अब इस गांव में किसी को भी परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लक्ष्मी से बोलता है, भले ही हम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। लक्ष्मी की आंखों से आंसू निकल आए। जिस पल का वो इंतजार कर रही थी, वह उसके सामने था। वह दौड़ते हुए कमरे में गई और उस राखी को लेकर बाहर आई और बोली, क्या ये राखी मैं आपकी कलाई पर बांध सकती हूँ? बिल्कुल, तुम बांध सकती हो। लक्ष्मी उस राखी को कलाई पर बांध देती है। सरदार बोलता है, बताओ मेरी छोटी बहन, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? मुझे एक भाई मिल गया। इससे बड़ा उपहार मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। जिसका मैं सपना देखती थी, आज वो मेरे सामने है। आज से तुम और तुम्हारी बूढ़ी दादी माँ मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद लक्ष्मी की जिंदगी बदल गई। वे खुश रहने लगी और गांव वाले भी खुश रहने लगे और लक्ष्मी से अच्छा व्यवहार करने लगे।